साथियों, केबीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिका पाठ पुस्तक का अंतिम पाठ नंबर 5, जिसका नाम है किस तरह आविष्कार मैं हिंदी में आखिरकार मैं हिंदी में आया। फिर से सुन लीजिए, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। जो लोग पहली बार हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मतलब होता है वाक्य, मुझे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहले ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। इसी की शिक्षा मुझे लेनी है, और फौरन मतलब तुरंत होता है। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में है यह पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर मतलब होता संक्षिप्त या सार रूप, ठीक है, या संक्षेप में, कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिना फीस की भर्ती कर लिया गया। बिना फीस मतलब बिना फीस के, ठीक है। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया। लंबे सड़क मतलब होता है एक सड़क के किनारे, और रोजाना वहां से कनाट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता, और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल व वहमो गुमान न था। वहमो गुमान मतलब कि खुद पर जो है घमंड करना, कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनाचे में अंग्रेजी में जैसे भी कुछ, और उर्दू में गजल के शेर लिखता। कहने कि अंग्रेजी में कुछ और चीज लिख लेते थे और उर्दू में गजल लिख लेते थे। और हर चीज और हर चेहरे को बगैर देखता कि उसकी अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूंगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर, जो उनके भाई हैं, मेरे भाई, कुछ रुपए भेज देते थे, या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। साइन बोर्ड पेंट करना मतलब होता है जिस बोर्ड पर जो है कुछ लिखा जाता है प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री, बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद जो है मेरी कमजोरी है। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता, यद्यपि मैं अपने दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीवी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच, और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे, और दिल्ली में एक बार उन्हें से मुलाकात हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस को राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। वसीला मीन्स है जरिया या सहारा। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा अच्छा सा नोट था। मुख्तसर मतलब संक्षिप्त हो। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने कृतज्ञ को महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो
मेरे इस मौन की उपलब्धता को कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में, अफसोस, एक सोनेट। सोनेट एक छोटी सी कविता होती है, ठीक है, जो दुख के समय में लिखी जाती है। वह भी अतुकांत मुक्त छंद में। अतुकांत मुक्त छंद मतलब होता है कि एक जो है, आप कविता की तरह कह सकते हैं उसको, ठीक है। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबे इबारत में लिखे नुस्खे को पढ़ सकने की हो गई। अजूबा इबारत मतलब होता है कि विचित्र लिखावट, ठीक है। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता था कि कविता और कला की दुनिया में, जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ, मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उसके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। घुट्टी मतलब जन्म से। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता का मैं आभासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहां तक हो सकता था, ऐसे में ना जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दी। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 37 देहरादून आया। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक मतलब होता है संयोग। संयोग से इत्तेफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। देहरादून में ही ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किशोर की आंधी आई थी। उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे। सड़कों पर टीन की छतों की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। आज मैं देख रहा हूं कि जो तूफान उसके मन मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल में ही हुआ था। और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, निम्न वर्ग के 37 के भाव का आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति का साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं, मगर भारी बरसात की झमाझम बरखा। इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त था। मेजबान इसरार कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुली नतांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था उस वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था। बराए नाम के लिए, केवल दिखाने को।
मतलब होता है इसका। मगर उस परिचय में जितने भी क्षण थे सटीक थे। वो मात्र क्षण ही आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कोई जरूरत सी ना महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं। और क्यों हो खैर। ये 36, 37, 37, 38 के साल थे। 1936-37 और 1937-38 की बात बता रहे हैं। जी हाँ। तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीज के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का संग्रह दिया था, जैसे मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में जब अब भी है। बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल में दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तब वापस कर देना, चिंता मत करो। ना इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और अब बीटी कर लेने के साथ मैं भी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, मतलब डिग्री लेकर निकल जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहां होना था। कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब मैं साफ साफ देखता हूं और कह सकता हूं कि बस यहां घोचूपन की हद थी और पलायन। हिंदी बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से, कहना मैं कभी नहीं भूलूंगा, इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम, इतना काम उन्हें मिल गया था। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिसके लिए मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। रब्त मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि, एक मिनट में देख के बता देता हूँ, एक्चुअल में शब्द याद नहीं आ रहा। रब्त का मतलब होता है संबंध या रिश्ता। हाँ, कह दो जो मेरा रिश्ता जो है उससे छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। शिल्प मतलब होता है लेखन कला या किसी चीज को, बनावट को हम लोग शिल्प कहते हैं। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू का एक विषय लिया था। गजल मेरी आंतरिक अभाव और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी, जैसे भी कुछ थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था, विषयांतर मतलब विषय का अंतर। मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़, मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहां कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था। मगर तब तक कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह एक खालिस सोनेट है, यद्यप मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल
तो सन 37 में भाषा हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांतता अपने लिए, या तो अंग्रेजी था अफसोस, या उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ। किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी ना हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कभी कोई साधना भाषा या शिल्प के लिए नहीं कर सकता। यानी मैंने जमकर कोई काम नहीं किया है इस चीज के लिए। हिंदी ने मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्य वातावरण के मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन। और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझे जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण संप्रदाय वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचन मनस्थिति का द्योतक है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूं। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद भी मेरी अंत स्वचेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल। मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है। यह भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य और कोई भाव नहीं। मुझे याद है कि बच्चन एक नए स्टैंजा का मुझे प्रकार बताया था। एक प्रकार का स्टैंजा नया था जो उन्होंने बताया था। 14 पंक्तियां, सोनेट नहीं। उसमें 14 पंक्तियां थी, कह रहे वो सोनेट नहीं था। और तुकों का प्रभावकाली विन्यास, विन्यास मतलब तोड़ना होता है, मतलब सॉरी, विन्यास मतलब होता है कि प्रभाव डालने वाला। बीच बीच की अनेक पंक्तियां अतुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था। वह प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट के अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता न रची थी। यानी कि उस समय बच्चन साहब ने जो है, हरिवंश राय बच्चन जी की बात कर रहे हैं, ये कह उस समय उन्होंने जो नहीं लिखा था। खैर, बच्चन के निशान निमंत्रण की कविताओं के रूप प्ररूप ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल में जाना पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे। मुझसे नहीं चला। अगरचे मतलब अगर इसके बाद कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं, रूपाव काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित हैं। उसका बच्चन को भी पता नहीं, क्या वो चीजें बच्चन जी को भी पता नहीं। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को क्षोभ था। क्षोभ मतलब होता है दुख। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में मैं भी उसी साल गया था, शायद गोरखपुर की बात है। मैंने देखा कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाव ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण
में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूं कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन जी की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरे को नए प्रतिभ जीवन देने की नौसर की क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्रायः दूर ही दूर रहता आया हूं, यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिसके मैं अक्सर बहुत नजदीक रहता आया हूं, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत सी अनुपस्थित चीजें मेरे लिए उपस्थित ही के समान उपस्थित और उपस्थित अनुपस्थिति के, और मैं बहुत नजदीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में बच्चन इसीलिए मेरे काफी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उस तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। युगों का व्यवधान होने के कारण ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूं, बहुतों की तरह मेरे भी नजदीक हैं, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्ति भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और सैकड़ों व्यक्तियों को होगा होगा अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है हुआ है कि मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, और वह हमेशा ऐसे ही होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण, सहज, प्राय दुष्प्राय भी है। बात अजब है मगर सच है। इस तरीके से इस पाठ का अंत होता है, और प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया था? क्योंकि लेखक हमेशा कुछ पेंटिंग करना चाहते थे और कुछ लिखना चाहते थे, और यही बात रही थी। लेखक को अंग्रेजी कविता में लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? क्योंकि उसने केवल सॉनेट लिखी थी, और उससे ज्यादा 14 लाइनों की पंक्तियों से ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए उनको लिखने का और ज्यादा भी शौक था, लेकिन अफसोस था कि वो आगे नहीं लिख सके। अब अपने कल्पना से लिखे कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। अब ये तो किसी को नहीं पता, आप सोच कर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। लेखक ने बच्चन के व्यक्ति किन किन रूपों को उभारा है, तो ये भी अभिव्यक्ति उन्होंने कहा उनके लिए जो हेल्पफुल थे बहुत ज्यादा, बच्चन जी लिखने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया था, वो सारी चीजें। और 3-3 स्टेंजा होते थे, और उसमें भी उन्होंने जो है उनको कहा था कि बहुत अच्छा लिखते हैं। लेखक हिंदी लिखने के कदम का क्रमानुसार वर्णन कीजिए, आप लिख के बताइएगा। इस तरीके से एक प्रश्न अभ्यास हो गए हैं, तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1921 से 1977 में प्रसिद्ध कथाकार थे फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जन्म गांव औराही हिंगना, जो पूर्णिया बिहार में है, स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आजादी के आंदोलन की प्रमुख सेनानी रहे हैं। नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की थी इन्होंने। आंचलिक कथाकार के रूप में व्याख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रंगात्मक और रसमय चित्रण खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे जिसकी उपन्यास है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर ये कहानी संग्रह है, दिड़जल धंजल, नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है। तो इस तरीके से ये जो है जीवन परिचय भी समाप्त होता हुआ। मृदुला गर्ग जी के बारे में देख लेते हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया है। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। ये था मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय। इनकी जो कृतियां हैं वो देख लेते हैं। कृतियां उनके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठ गुलाब उपन्यास,
संगत विसंगत, दो खंडों की महत्वपूर्ण कहानियां हैं, संपूर्ण कहानियां, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह है। तो इस तरीके से इनकी भी जीवनी खत्म होती है। अब जगदीश चंद्र माथुर जी को देख लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। परिणित मतलब बदल गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्हें सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित हैं। प्रमुख कृतियां हैं कोकाड़, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राज जो कि नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह। आगे देख लेते हैं विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में। 1933 से 2012 सामायिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव, टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी से। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। प्रमुख कृतियां टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बाया है, झुंड से बिछुड़ा ये उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा ये आत्मकथा है। इस तरीके से आपका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब जो है अंतिम जीवन परिचय शमशेर बहादुर सिंह जी का। उनका जन्म 1911 में मृत्यु। स्वतंत्रता हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून उत्तरांचल में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक। दो आप, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप में जाना पहचाना जा सकता है। प्रमुख कृतियां जो हैं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं ये गद्य संग्रह हैं। तो इस तरीके से ये रचनाएं भी हो गई और पूरा पाठ और ये पूरी पुस्तक समाप्त होती है। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय हिंद।